अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शाम होने वाली थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मालकिन ने घर का सारा काम आज मेरे ज़िम्मे लगाया था। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। मुझे परेशानी भी हो रही थी कि आज मालकिन आकर पता नहीं मेरा क्या हश्र करेंगी, क्योंकि सिंध के इस छोटे से इलाके में हम नौकर जात के साथ जो सलूक किया जाता है उससे तो पूरा पाकिस्तान ही वाकिफ़ है। मगर शाम के 4 बजे घंटी बजने पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मौजूद बेगम साहिबा के साथ एक बुर्के पोश खातून को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई थी। उस बुर्कापोश खातून की वजह से मालकिन भी खामोश थीं। मेरे सामने वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश अखलाक़ी का मुज़ाहिरा कर रही थीं। ऐसे लोगों से नज़र बचाकर वो बंगले के अंदर दाखिल हुईं जैसे वो कहीं से चोरी करके आ रही हूँ। मुझे उनका ये अंदाज़ बड़ा अजीब सा लगा था। अमूमन वो ऐसा रवैया नहीं रखती थीं, पता नहीं क्यों आज उनकी बात अंदाज़ और लहजा ही मुख्तलिफ था। मैंने देखा कि मालकिन के चेहरे पर खुशी थी, एक अजीब सी खुशी। इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो बुर्कापोश खातून भी उनके साथ साथ कमरे में दाखिल हो गई थी। मैं जैसे ही कमरे में गई तो बुर्कापोश खातून ने अपना बुर्का उलट दिया और जिसे मैं खातून समझ रही थी वो तो हकीकत में 13 से 14 साल का लड़का था। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। तुम कौन हो? मेरा मतलब है मालकिन के ये लड़का कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मैंने इसलिए लाया है कि तुम्हारी मदद कर सके फौजिया। तुम पूरा दिन घर के काम करती रहती हो मगर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं होता। तुम्हें तो पता है इस बंगले में सिर्फ खातून मुलाजमाओं को ही जगह दी जाती है, मगर मुझे औरतों पर भरोसा नहीं है। इस बात की गारंटी किसके पास है? तुम पुरानी हो, मुझे तुम पर भरोसा है। इसी वजह से मैं इस लड़के को लेकर आई हूँ। ये भी हमारा पुराने वफादार मुलाजिम का बेटा है और तुम अभी इसके साथ काम करोगी तो तुम मुझे दुआएं दोगी। ये बहुत ही होनहार लड़का है, इसका नाम असलम है। ये तुम्हारे साथ आइंदा के बाद घर के कामों में तुम्हारी मदद किया करेगा। फिलहाल ये थका हुआ है, तुम जाकर इसके लिए कुछ पानी वगैरह का बंदोबस्त करो। मैं समझ गई थी कि मालकिन मेरे लिए एक नौकर ले आई हैं जो मेरे साथ मदद कर सके, मगर उसका मालकिन के कमरे में बैठना मुझे बड़ा ही अजीब लगा था। होना तो ये चाहिए था कि वो सर्वेंट क्वार्टर में रहे, मगर मालकिन ने उसे अपने कमरे में बिठा लिया था। बहरहाल मैं किचन में आई, मैंने थोड़े बहुत ट्रे में फ्रूट वगैरह भी रखे और चाय लेकर मैं मालकिन के कमरे में पहुंच गई थी। वो लड़का जिसने थोड़ी देर पहले नकाब किए हुए था, वो मालकिन के कमरे में सर झुकाए बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। मैं गई तो वो मज़ीद खामोश हो गया। इना शुरू कर दी। वो मैं इसे बुर्का ओढ़ाकर इसलिए लाई हूँ कि बाहर चौकीदार खड़ा था। तुम्हें तो पता है तरह तरह के सवाल करते हैं ये लोग। मैं वैसे इसे लाना नहीं चाहती थी। असलम को भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मदद करवा देगा। दिन पूरा तुम काम करके थक जाती हो। देखो ना, आज भी काफ़ी सारे काम रह गए। मैंने तुम्हें जो कपड़े धोने के लिए दिए थे वो इधर ही पड़े हैं। मालकिन ने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं समझ गई थी कि वाकई वो असलम को मेरी मदद के लिए ही लाए हैं, मगर असलम के तेवर कुछ और ही लग रहे थे। वो मालकिन की तरफ ऐसे बेबाकी से देख रहा था जैसे उसे कोई डर ही न हो, जबकि हमारे यहाँ तो मालिक को देखने से पहले नौकरजात 100 बार सोचती है। मगर असलम का अंदाज तो निराला ही था। उसे देखकर मैं सोच में पड़ गई थी कि कहीं ये हम पर कोई मुसीबत ही ना ले आए, क्योंकि अक्सर नौकरों की गलतियों की सज़ा सभी को भुगतना पड़ती है। उस वक्त मालकिन ने असलम को हुक्म दिया कि वो मेरे साथ आ जाए। मैं उसके साथ कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि वो लड़का था। इस घर में तो मैंने हमेशा औरतों को ही काम करते देखा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि ये लड़का मैंने इस घर में नौकर के रूप में देखा था। बहरहाल जब मैं किचन में आई तो मुझे असलम कहीं भी नज़र नहीं आया। मैंने शाम का खाना बनाना था। मैं सोच रही थी कि वो सब्ज़ी वगैरह कटवाने में मेरी मदद करेगा, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ।
ना ही वो आया और मैं इंतज़ार करती रह गई। उल्टा मुझे रात का खाना बनाने में काफ़ी देर हो गई। रात से थोड़ी पहले मैंने देखा तो वो वही बुर्का ओढ़े मालकिन के साथ घर से निकल गया। वो मालकिन की गाड़ी में बैठकर कहीं गया था। मैं तो उसके इंतज़ार में बैठी रह गई, मगर वो मालकिन के साथ पता नहीं कहाँ गया था। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई थी कि वो मालकिन के साथ बाहर भी कहाँ गया था। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई थी कि वो मालकिन के साथ बाहर भी बुर्का ओढ़ कर गया था, जबकि मालकिन ने तो यही कहा था कि वो इसके बारे में सबको बताएंगी। मगर फिलहाल तो वो पर्दे में ही अपना चेहरा छुपाकर अंदर बाहर जा रहा था। लेकिन शाम के वक्त जब मालकिन वापस आई तो गाड़ी के दरवाजे से निकलते हुए मैंने तो उस लड़के को पहचाना ही नहीं। असलम तो अब सलमा लग रहा था। उसने अपने चेहरे का हुलिया ही बदल लिया था। चेहरे पर जो दाढ़ी के नाम पर थोड़े बहुत बाल थे वो भी साफ कर लिए थे। अब वो किसी औरत से भी ज़्यादा नाजुक और हसीन लग रहा था। मैंने उसे देखा तो मुझे भी यकीन नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि इसे कोई भी देखकर पहचान नहीं पाएगा। वो लड़का तो क्या कोई 15-16 साल की एक हसीन लड़की मालूम होता था। मैंने जब उसे देखा तो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मालकिन ने मुझे मुस्कुरा कर देखा और बुकन्ना कितना बुरा समझा जाता है। और वैसे भी घर के कामों के लिए मैं तो यही समझती हूँ कि एक मर्द का होना ज़रूरी है। तुम लड़की हो, बल्कि छोटी बच्ची हो, तुम कब तक भारी चीज़ें घसीटोगी, फ्रिज इधर से उधर करोगी, सोफ़े और बर्तन वगैरह साफ़ करोगी। इससे अच्छा है कि तुम इसका फ़ायदा उठाओ। ये हट्टा-कट्टा गबरू जवान है, लेकिन बस इसके हुलिये पे मत जाना तुम। अब से ये असलम नहीं, साहब के सामने मैं इसे सलमा कहूँगी ताकि किसी को शक न हो कि ये असलम है। असलम जाओ, अब से तुम इसके साथ घर के सारे काम करवाओगे। मालकिन की बातें और मेरे साथ हमदर्दी तो मुझे समझ आ रही थी, मगर असलम को इतनी ख़ास इज़्ज़त और अहमियत है ना, मेरी समझ से बाहर था। अगर वो उनका कोई हम उम्र होता तो मैं इश्क माशूक़ी के बारे में भी सोच सकती थी कि शायद इनका कोई अपना मकसद और मतलब होगा। मगर ये तो मालकिन से उम्र में भी बहुत छोटा था और था बेगरीब घराने का। भला इसे भी बहुत छोटा था और था बेगरीब घराने का। भला इसे मालकिन से क्या मतलब हो सकता था? इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपनी मालकिन पर शक करने की बजाय असलम से फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगी। मगर उसकी नज़रों में मेरे लिए मुझे हमेशा फितूर ही नज़र आता था। असलम सलीमा के रूप में जब किचन में आया, मैंने सोचा था कि वो मेरी मदद करेगा। मैंने उससे कहा कि तुम ये सब्ज़ी काटो, मगर उसने तो सब्ज़ी काटने की बजाय मुझे घूरना शुरू कर दिया। मुझे उसकी नज़रों के हिसार में कैद होना बहुत अजीब सा लग रहा था। अगर मैं उसके असल रूप से वाकिफ़ न होती तो शायद मुझे कोई फ़र्क न पड़ता, मगर मैं उसका असल मर्द वाला रूप देख चुकी थी। अब मुझे उसका अपनी तरफ देखना बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उससे साफ-साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारा यूँ देखना अच्छा नहीं लग रहा। औरत चाहे कितनी ही जाहिल और बेवकूफ़ क्यों न हो, एक मर्द की निगाहों की तफ्तीश को वो समझ ही लेती है। और मुझे भी उस लड़के की नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। मगर उसे मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। कहने लगा कि से मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। कहने लगा कि चलो तुम चाय बना दो, मैं जाकर मालकिन को दे आता हूँ। उसके बाद आकर तुम्हारे साथ काम करवा दूँगा। मैंने उसे जल्दी से चाय बनाकर दी। ये रात के 10 बजे थे। आज मालिक ने भी घर नहीं आना था। आम दिनों में तो मैं ही मालकिन को चाय देने जाती थी। उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया, चाय की ट्रे उठाई और मालकिन के कमरे की तरफ चल पड़ी। मगर चाय देने के लिए गई तो मालकिन ने मुझे एक अजीब बात कही। बोली कि तुम्हें तो पता है कि असलम लड़का है, घर के बाकी काम उससे होते नहीं, कम से कम चाय देने के लिए उसे भेजा करो। तुम्हें भी तो उसकी मौजूदगी का कोई न कोई फ़ायदा होना चाहिए। चलने फिरने वाले, सफाई वाले सारे काम उसी से करवाया करो। और हाँ, आज के बाद चाय लेकर मेरे कमरे में असलम ही आएगा। तुम्हें ये ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। मालकिन की बात सुनकर मुझे तो अब बाकायदा उनके किरदार पर शक होने लगा था। कोई भी औरत ये क्यों चाहेगी कि एक नौकरानी, मालकिन में ही खराबी लग रही थी मुझे। लेकिन मैं उनके सामने इस बात का इजहार तो दूर, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि आइंदा के बाद उन्हें चाय देने के लिए असलम ही आएगा।
जब मैं मालकिन के कमरे से वापस आई तो किचन में असलम पहले जैसी घटिया निगाहों को लिए मेरे सामने खड़ा था। मैं समझ गई थी कि अब ये मेरे साथ फिर से वही चक्कर करेगा। मुझे उससे नफरत हो रही थी, मगर मैंने खामोश रहने में ही बेहतरी जानी। असलम मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसने पहली बार किसी औरत को देखा हो। वो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मुझे उससे और नफरत होती, मगर मैं मालकिन से भी कुछ नहीं कह सकती थी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मालकिन असलम के लिए कितनी हमदर्दी महसूस करती हैं। उन्हें किसी भी तौर पर असलम के बारे में कोई बुरी बात सुनना कबूल नहीं है। मुझे इस बात का अंदाज़ा था, इसीलिए मैंने चुप रहने में आफियत जानी थी। ज़िंदगी इंसान को बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ पर ले आती है कि वो बहुत ज़्यादा हालात से भी मजबूर हो जाता है। उस वक़्त में अगर कोई और लड़का होता तो शायद उसके मुँह पर तमाचा मार देती, मगर ये मालकिन का चहेता नौकर था, इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मगर असलम को भी शय मिल गई थी। औरत अगर एक मर्द के मुकाबले में खामोश हो जाए तो उसके इरादे मज़ीद बेलगाम हो जाते हैं, और असलम के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके जज़्बात मुँहज़ोर हो रहे थे और मुझे शायद उसे तंग करके अच्छा लग रहा था। मैं अपने क्वार्टर की तरफ जल्दी ही बढ़ गई थी, क्योंकि रात के 10 बज गए थे और वैसे तो मैं 12 बजे तक काम करती रहती थी, मगर असलम की मौजूदगी में मुझे काम करना बहुत अजीब लग रहा था। वो मुझे ऐसे देखता जैसे मैं कोई गोश्त का टुकड़ा हूँ और वो कोई गिद्ध है। मैंने चुपचाप अपने क्वार्टर की राह ली। क्वार्टर के दरवाजे पर जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद ही नहीं हो रहा। आज मुझे अपना आप मामूल से ज़्यादा गैर महफूज लग रहा था। मैंने अंदर से देखा तो कुंडी दरवाजे की, मगर ऐसा लगता था जैसे अस्तर ने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो। कुंडी खराब करने का मकसद तो एक ही था कि रात के किसी भी पहर वो मेरे कमरे पर हमला कर सके, मगर मैं भी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। मैंने क्वार्टर में अंदर एक भारी संदूक रखा हुआ था। वो बहुत भारी था, इसलिए मैं सोचने लगी कि मैं पहले संदूक को खाली करूं, फिर इसे दरवाजे के आगे रखूं और फिर इसमें बाकी का वज़न भर दूं, ताकि असलम तो क्या, असलम जैसा कोई भी बदनीयत शख्स मेरे कमरे के अंदर दाखिल न हो सके, क्योंकि हमारे इलाकों में औरत के साथ कोई जुल्म हो जाए तो उसका इल्ज़ाम भी औरत के ऊपर ही आता है। लोग तो यही समझते हैं कि खराबी इसी औरत के अंदर थी, वरना इस औरत के साथ इतना बड़ा हादसा न होता। ये बात मुझे अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं खामोशी से उस संदूक से कपड़े निकाल ही रही थी कि कमरे के दरवाजे पर मुझे अजीब सी खटपट का एहसास हुआ। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने देखा कि असलम मियाँ वहाँ खड़े अपनी बुरी नीयत का पता अपनी निगाहों से दे रहे थे। उसमें ज़रा भी शर्मो हया न थी। संदूक को धकेलता वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ता, मैंने एक चीख मारी और वहाँ से बाहर निकल गई। शायद उसे भी अंदाज़ा हो चुका था कि मैं उसके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मगर उसके बुरे इरादों से बाज आने की कोई नीयत नहीं थी। दिन रात का तंग करना असलम का मामूल बन चुका था। मैंने भी इंतकाम लेने की ठान दी थी। मेरा इंतकाम बहुत सख्त और बुरा होने वाला था, क्योंकि असलम तो यहाँ एक बहरूपिये के रूप में मौजूद था। किसी भी वक्त अगर पकड़ा जाता तो मालिक उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का ऐलान करते थे। सज़ा होती उसको कि वो ज़नान खाने में औरत के रूप में क्या कर रहा है, मगर ऐसा करने की सूरत में मालकिन के गुस्से का मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा था। सो मैंने सोच लिया कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने असलम के साथ जंग करने का ऐलान तो नहीं करना था, लेकिन उसे एक तरीके से रास्ते से ज़रूर हटाना था। असलम की आदत थी कि रात को 10 बजे के करीब मालिक के आने से पहले वो मालकिन के कमरे में जाता और उसके हाथ में चाय की ट्रे भी होती थी। लेकिन असलम ये नहीं जानता था कि मुझे इस हवेली के जितने मामलात के बारे में पता है, उतनी बातों के बारे में वो नहीं जानता। मालिक के आने का वक्त होता तो वो गाड़ी से हॉर्न देते थे। चौकीदार दरवाज़ा खोलता और असलम पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था। उसके बाद वो रात के पिछले पहर बंगले में दनदनाता फिरता था। जब कोई भी जाग न रहा होता
अमूमन वो मुझे तंग करने के लिए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भी आता था और मैं कुंडी खराब होने की वजह से पूरी रात ठीक से सो भी नहीं सकती थी। संदूक को कपड़ों से हर रोज़ भरती और खाली करती। इस मगर आज जो मंसूबा मैंने तैयार कर रखा था वो तो असलम के वहमो गुमान में भी नहीं था। मगर आज मैंने मीठे लहजे में उससे बात की। कहा कि असलम, तुम तो अच्छे खासे मर्द हो, हाँ मखा तुमने औरतों वाला हुलिया बना रखा है। इंसान बनो, तुम्हें क्या ज़रूरत है हर वक्त का ये दुपट्टा और चादर करने की। आज तो मालिक भी घर पे नहीं है, तुम मर्दाना लिबास पहनो, तुम उसी में अच्छे लगते हो। और वैसे भी चौकीदार तो दरवाजे पर होता है, उसे क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है। चौकीदार को तो अंदर आने की इजाज़त ही नहीं। तुम मालकिन के कमरे में जाओगे तो उन्हें आज खुशी मिलेगी तुम्हें इस तरह देखकर। जाओ शाबाश, चाय लेकर जा ही रहे हो तो कम से कम कपड़े अच्छे पहन कर जाओ। मालकिन भी रोज़ तुम्हें इस जनाना हिजड़ों वाले हुलिये में देख देख कर तंग आ चुकी होंगी। मेरी बातों से असलम को बड़ा जोश मिला। उसने जाकर फ़ौरन से अपने कपड़े बदले और पहले की तरह तैयार हो गया था। उस उसने जाकर फ़ौरन से अपने कपड़े बदले और पहले की तरह तैयार हो गया था। उसका रूप मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। मैंने उसे देखा तो दिल ही दिल में अपने मंसूबे को दाद देने लगी थी। आज जो कुछ होने वाला था उसके वहमो गुमान में भी नहीं था और उसे हमेशा के लिए तबाह करने के लिए भी काफ़ी था। मैंने खुशी खुशी उसे चाय वाली ट्रे पकड़ा दी थी। वो चाय वाली ट्रे पकड़कर मालकिन के कमरे की तरफ चला गया। बेसब्री से मैं मालिक के आने का इंतज़ार करने लगी। ज़्यादा देर नहीं थी, 5-6 मिनट में घर के दरवाजे को मैंने ऐसे खोल दिया कि मालिक के हॉर्न बजाने से पहले ही घर का दरवाज़ा उन्हें खुला मिल गया। मैं सामने ही खड़ी थी, मुझे तो वो बहुत पहले से जानते थे। मैं यहाँ ख़ानदानी नौकरानी थी, इसीलिए मुझे वो हमेशा देखकर खुश ही होते थे। आज जब मैंने देखा कि मालिक घर आ चुके हैं तो मैंने उन्हें रोकने की बजाय सीधा हाँ, मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ़ थी कि मालकिन कभी भी अपने शौहर के सामने सर नहीं उठाएगी, ना ही वो कभी असलम का साथ देगी, न असलम को तरजीह देगी। फिर वही हुआ जो मैंने मंसूबा बनाया था। जैसे मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। मालकिन के कमरे से चीखों की आवाज़ आने लगी थी। मालकिन रोने लगी। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर मैं भी उधर चली गई थी। मैं तो इसी इंतज़ार में थी कि कब असलम के इस सीन का खात्मा होता है और मैं भी उसका तमाशा देखूं। दिन रात वो जो मुझे तंग करता था, मैं आज उसका हशर देखना चाहती थी। मैंने देखा मालकिन चोर चोर चिल्ला रही थी। मालिक भी हैरान परेशान खड़े थे। ये लड़का चोर है, पता नहीं कहाँ से आ गया, इसी ने बुलाया है। मालकिन मेरी तरफ इशारा करके बोली तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं मालिक, मैं इसे जानती भी नहीं हूँ। अब चाहे मुझसे जो भी कसम दे दें, तुम्हारा क्या ख्याल है? कहना कि मेरी बीवी और तुम्हारी मालकिन झूठ बोल रही है, उसे क्या ज़रूरत है तुम्हारे सामने झूठ बोलने की? यकीनन ये लड़का तुमसे मुलाकात करने के चक्कर में ही यहाँ तक पहुँचा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा बाप तो बहुत शरीफ था, उसने 25 साल हमारी नौकरी की और तुम्हारी माँ ने भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मगर तुम हो कि तुमने तो अपनी मोहब्बत और बेलुगाम जज्बात की वजह से हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लोग क्या कहेंगे? अगर इस लड़के को आते कोई और देख लेता तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचता। देखो तो इसकी उम्र भी तुम जितनी है, यकीनन ये तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आया होगा। अब मैं तुम्हें ऐसी सज़ा सुनाऊंगा कि तुमने ज़िंदगी में कभी मोहब्बत करने के बारे में दोबारा सोचने का ख्याल भी नहीं आएगा। मैं अपने मालिक की तरफ हैरत से देख रही थी। जो चाल मैंने चली थी वो तो मुझ पर ही उल्टी पड़ गई थी। मालकिन तो ही पड़ गई थी। मालकिन तो ऐसे मुतमईन खड़ी थी जैसे उसकी नज़र में कुछ हुआ ही ना हो। पर जब मालिक ने असलम के लिए सज़ा सुनाई तो मालकिन के चेहरे का भी रंग उड़ गया। मालिक ने हुक्म दे दिया कि असलम को जिंदा इसी घर के सहन में दफना दिया जाए और दोबारा कभी इस घर में उसका जिक्र भी ना हो।
उन्होंने साथ में ये भी सज़ा सुना दी कि तुम आइंदा के बाद इस बंगले से ना ही बाहर जाओगी और ना ही किसी से बात करोगी। अपने क्वार्टर तक महदूद रहोगी। अपनी मालकिन की खिदमत तक ही रहोगी। घर से बाहर जाना हमेशा हमेशा के लिए बंद है। इस ऐलान ने जहां मुझे परेशान कर दिया था, वहीं मालकिन के भी होश उड़ा कर रख दिए थे। मालकिन मजबूर हो गई थी क्योंकि वो तो उस लड़के को पहचानने से ही इनकार कर चुकी थी। वो तो अब अपने शौहर के सामने इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी। मैंने भी उनकी तरफ देखा तो उनकी तो जैसे मालिक ने अपने इरादे पर अमल करने से गुरेज नहीं किया, ना ही हिचकिचाए थे। उन्होंने कब्र सचमुच खोदने का हुक्म दे दिया। मालकिन ने उन्हें हल्के अंदाज में समझाने की कोशिश भी की कि ये चोर है, इसे जाने दीजिए। हमें इसके लिए अपने महल में एक कब्रिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर मालिक बज़िद था कि मैं इसे ज़िंदा दफना कर रहूँगा। इसने हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त पर हमला करने की कोशिश की है। मैं कभी भी ऐसा मुजरिम छोड़े जाने के काबिल नहीं होता। मालिक की सफाकी देखकर मुझे भी डर लग रहा था। मैंने भी अपने दिफा में एक लफ्ज़ नहीं बोला, वरना शायद उन्हें ये लगता कि मैं वाकई में इस लड़के में कोई दिलचस्पी रखती हूँ। मैं अगरचे असलन से नफरत करती थी, मगर इतनी नहीं कि उसे कब्र तक ही पहुँचाने का ख्याल करूँ। खैर, मालिक ने अपनी सज़ा पर अमल किया। उनके हुक्म पर फौरी अमल किया गया था। एक कब्र सहन में खोदी गई और बेचारे अस्तम को उसमें लटाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। मुझे तो ये सब कुछ देखकर बहुत अजीब लग रहा था। मुझे रोना भी आ रहा था कि मेरी वजह से एक शख्स की जान इतने भयानक तरीके से ली जा रही है। कब्र खोद देने के बाद असलम को तैयार किया गया। असलम को उसमें लिटाने लगे तो मालकिन चीख पड़ी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। सबकी नज़रें मालकिन पर जा लगी थीं। किसी के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि असलम के कब्र में जिंदा दफनाए जाने पर मालकिन इतना बुरा हाल कर लेगी अपना। मालकिन के अपने जज्बात उसके काबू में न रहे। वो भागती हुई आई और असलम को पकड़कर अपने साथ लगा लिया। वो असलम को गले लगाए बुरी तरह से रोने लगी थी। मालकिन के शौहर की आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि वो उसकी जान लेता, मालकिन उसके पाँव में पड़ गई। मालिक के आगे हाथ जोड़े और बोली, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। उसके पाँव में पड़ गई। मालिक के आगे हाथ जोड़े और बोली, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। ऐसा मत करें जो कुछ आप करने जा रहे हैं। ये लड़का कोई मुजरिम नहीं है। इसे मैं ही इस घर में लाई थी, पर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुदा के लिए इसकी सज़ा को फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। मैं आपको सारी बात सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। मालिक का बक्का सबको देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। लड़के को गले लगाने का जहाँ तक ताल्लुक था, तो जाहिर है मालकिन किसी गैर महरम को अपने शौहर के सामने गले तो नहीं लगा सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मालकिन का कोई पसंदीदा या फिर करीबी शख्स है। तभी मालकिन ने जो बात बताई उसने मेरे भी होश उड़ा दिए। मालकिन ने मालिक के सामने एतराफ़ कर दिया था। एतराफ़े जुर्म भी और एतराफ़े चोरी भी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के यहाँ पर और किसी मकसद के तहत नहीं लाई थी। बस अपनी इज़्ज़त और अपना भरम कायम रखना चाहती थी। मेरी अम्मा मुझे रोज़ ही कहती थी कि तुम कोई ना कोई चीज़ हमारे घर की तरफ भी भिजवा दिया करो। मैं अपनी अम्मा के घर कोई भी चीज़ भिजवाती तो मुझे अपना कम महसूस होता। आपने मुझसे शादी करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि मुझे इस महल में रहने के लिए जगह दी, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, पर मैं अपने माँ बाप को भूल नहीं सकती। मेरे माँ बाप भी अपनी गुर्बत की वजह से तंग हैं। मैं उन्हें यहाँ से चीज़ें भिजवाती हूँ। इसी मकसद के लिए मैंने असलम को यहाँ रखा। असलम ने जो कुछ भी किया मैं उस सब से बाखबर हूँ। मैं जानती हूँ कि असलम अच्छे किरदार का मालिक नहीं है, मगर खुदा के लिए इसे मेरी गुर्बत की निशानी समझकर छोड़ दें। अगर आप इसे कुछ कहेंगे तो मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। मालिक का गुस्सा भी ठंडा हो चुका था
क्योंकि असलम के बारे में जो ख्याल पहले उनके जहन में आया था वो गलत साबित हो चुका था। मालिक के लिए अपनी अना की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर अपनी ज़रूरत पर तो कोई भी मर्द समझौता नहीं करता। बस इसी वजह से इन्होंने असलम को वहाँ से जाने का कह दिया। इजाज़त भी थी। बाइज़्ज़त उसे अपने घर में बिठाया और अपनी बीवी से भी यही कहा कि तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। एक शौहर के माल पर बीवी का हक सबसे ज़्यादा होता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे साफ साफ कह देती। ऐसा करने की ज़रूरत न थी। मालकिन के इस एतराफ़ ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम होने से बचा दिया, वरना पता नहीं सारी ज़िंदगी मैं उस बंगले की चार दीवारों को देखते कैसे गुजारती। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, आज मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, मगर बुरी नीयत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए यही कहूँगी कि कभी भी अपने दिल में किसी के लिए बुरा ना सोचें।